नमस्कार दोस्तों। एक ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीज़न आ रखा है 3 तारीख का, और ये एचपीएससी को रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर से। यहाँ पे एचपीएससी के ऊपर केमिस्ट्री का जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर था 43, इसको चैलेंज किया गया था क्वेश कराने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को। तो ये कोर्ट थी हमारे पास जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की, और यहाँ पिटिशनर थी जो ये महिला, और इनकी तरफ से थे हमारे पास एडवोकेट आर.एन. लोहान, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से थी हरीश नैन। ठीक है, और इन्होंने केस किया था। चलिए भाई, इसको मोटे तौर पे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी इसमें जज की, और फाइनली इसकी जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, जहाँ पे इन्होंने डिमांड करी थी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की है एडवर्टाइजमेंट नंबर 43, इसको क्वैश किया जाए। तो इन्होंने पूरी एडवर्टाइजमेंट को ही फेक बताया था और डिमांड करी थी कि इसको कैंसिल करें। तो यहाँ मैंने कुछ एक इसको चीज़ों को हाईलाइट किया था कि किस बेसिस के ऊपर इसने चैलेंज किया। 2018 के जो यूजीसी रेगुलेशन हैं उनके बेस पे इसने चैलेंज किया था कोर्ट में, कि स्पेसिफिकली इन्होंने पॉइंट आउट किया कि यूजीसी के रेगुलेशन सिर्फ इंटरव्यू की बात करते हैं, और जो क्राइटेरिया जो ये प्री एग्ज़ाम और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ, ये यूजीसी रिकमेंड नहीं करता। इसलिए पूरी की पूरी हमारे पास वैकेंसी, ये एडवर्टाइजमेंट ही इम्पंक्ड है, इसको क्वैश किया जाए। और इसमें ये रेफरेंस दिया गया था केस का मनदीप सिंह का, जिसको बाद में जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट है नैन साहब हैं, जो उसका नाम तो क्या था उनका नाम एग्जैक्टली, हरीश नैन। ठीक है, तो एचपीएससी की तरफ से थे। इस चीज़ को वो डिफेंड करते हैं बेहतरीन तरीके से, और इस कंटेक्स्ट में जो दिया गया था मनदीप सिंह का केस, उसको अलग कंटेक्स्ट में दिया गया था, ये प्रूव करते हैं। और फर्दर जो पिटिशनर मैंने बताया आपको कि इनका कहना था कि जो सब्जेक्टिव लिया गया, प्री लिया गया और वाइवा लिया गया, ये मेल नहीं खाती यूजीसी रेगुलेशन से। और यहाँ पर एक और बात आती है जो पिटिशनर हाईलाइट करता है कि टीचिंग क्लासेस को करिकुलर एक्टिविटीज़, रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, फेलोशिप एट्सेट्रा, मतलब पीएचडी भी, जो कि एपीआई के अंदर हमारे पास बहुत अहम रोल प्ले करती है, एपीआई से अगर ये वैकेंसी होती तो ऐसा नहीं किया गया इसके अंदर। हालांकि ये पिटिशनर ने यहाँ पर एक बार इसको उठाया तो है, लेकिन जो जजमेंट है इसकी, हालांकि ये सारा का सारा पेपर ही जजमेंट का है, ये जजमेंट ही है सारा पीडीएफ में इसमें, लेकिन जज ने बाद में जो खुद से कोट की चीज़ें, उसमें इसका जिक्र बहुत कम किया है एपीआई से। तो बेसिकली इसमें 3-4 मेन पॉइंट आएंगे जो हमारे समझने के पड़ेंगे, और जो आगे के जो केसेस ये डबल बेंच में भी जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी जाएगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, तो बहस किन चीज़ों के ऊपर होगी वो मैं बता दूँ आपको। और रेगुलेशंस की है, ये यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमारे पास रेगुलेशंस हैं, जो ये पिटिशनरी के काफ़ी वीक केस कर दिया इनकी यहाँ पे जो इसकी बात थी, यूजीसी रेगुलेशंस डू नॉट एनविसाज कंडक्टिंग ऑफ एन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, कि यूजीसी रेगुलेशंस तो ये कहते ही नहीं कि एग्जाम हो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, सिर्फ एपीआई के बेस पे शॉर्ट लिस्ट करो, इंटरव्यू ले लो। तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे फिर रेज होते हैं कि हज़ारों कैंडिडेट्स हैं, तो कैसे इंटरव्यू हो पाएगा, फिर इंटरव्यू की क्वालिटी क्या रह जाएगी, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कैसे हो पाएगा, और एक एंट्री लेवल बैरियर तो होना ही चाहिए। सब चीज़ें डिस्कस हुई इसमें, और फाइनली इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया इस बेसिस के ऊपर भी। बाद में फिर उन्होंने ये चैलेंज किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मेमो था 11 नवंबर 2022 को, जो यूजीसी रेगुलेशंस थे उन कमेंट किया था, और वो अडॉप्ट भी किए थे कि ये फेक है, ऐसा नहीं कर सकते गवर्नमेंट। तो कोर्ट ने इसको भी जो चैलेंज था इसको रिजेक्ट कर दिया कि आप पूरे एडवर्टाइजमेंट के में पार्टिसिपेट किया, आपने एग्ज़ाम दिया है लेकिन फेल हो गए, तो अब आप प्रोसेस को ही फेक बता रहे हो। तो काफ़ी इसमें ऑब्जर्वेशंस थे कोर्ट की, पहले जो केस आए हैं उसका हवाला दिया और इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद 2-3 चीज़ें कोर्ट ये देखता है कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन उभर करके आते हैं इस सिचुएशन में। वेदर अ चैलेंज टू द इम्पंक्ड एडवर्टाइजमेंट बाय अनसक्सेसफुल कैंडिडेट इज मेंटेनेबल, कि कोई कैंडिडेट पूरी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेशन के बाद अगर वो फेल हो गया, तो क्या वो उसको चैलेंज कर दे या कर सकता है। वेदर प्रेयर ऑफ द पिटिशनर कैन बी कंसिडर्ड इन एब्सेंस ऑफ चैलेंज टू मेमो डेटेड 11/11/22, की 11/11/22 को तो कोई चैलेंज नहीं था, उसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास एचपीएससी ने रिक्रूटमेंट निकाली है, तो उसको तो चैलेंज नहीं है, अभी इसको चैलेंज कर सकती है या नहीं कर सकती। वेदर कंडक्टिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस। वेदर द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब हायर मोर राइगोरस क्वालिफिकेशंस देन दोज प्रोवाइडेड इन द यूजीसी रेगुलेशंस। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि जो वकील साहब भी थे शायद इनका ध्यान नहीं गया, लेकिन मेरे जो ध्यान में चीज़ें आई हैं इस क्वेश्चन से दोनों से, कि कोर्ट कहीं ना कहीं ये ओपिनियन बिल्ड कर चुका है कि अगर सब्जेक्टिव टेस्ट लिया है एचपीएससी ने और स्क्रीनिंग टेस्ट लिया है, तो वो ज़्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड है इवैल्यूएशन के,
then evaluating a candidate for the post of assistant professor on basis of his research pursuance or his research papers or his academic performance overall through his graduation and post graduation, कि बजाय कि उन चीज़ों के ऊपर हम उनको इवेल्युएशन के स्टैंडर्ड्स माने, हम एक सब्जेक्टिव टेस्ट को, स्क्रीनिंग टेस्ट को अधिक अहमियत दे रहे हैं और उसी को स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन मान रहे हैं। कोर्ट ने ओपिनियन अपना स्पष्ट किया है कि ये ज़्यादा राइगोरस है। तो इस बात के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कंडक्टिंग एनी प्री और मेंस एज एंट्री लेवल चेक इज़ नॉट एन इशू इज़ नॉट इवेलुएटिंग रिसर्च पेपर, एकेडमिक परफॉर्मेंस, पीएचडी, ये सब के सब चीज़ें हैं हमारे पास। इसके बारे में इसमें तो बात ये थी कि इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यूजीसी की रेगुलेशंस का वोलेशन है। तो यूजीसी की जो रेगुलेशंस है एपीआई के ऊपर, उसके ऊपर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। वो आगे जो भी एडवोकेट हैं इसको रेज़ करेंगे और ये क्वेश्चंस भी हमारे पास इसमें आएंगे कि क्या जो कोर्ट ये मेंटेन करता है कि ये राइगोरस स्टैंडर्ड्स इसको इवेल्युएशन के, कि क्या ऐसा है। कोर्ट ने तो मान लिया कि अगर 2 पेपर लिए। अब बात यहाँ आती है एप्रोप्रिएट मेथड की और इसकी जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है जो हमारे पास मेंटेन किया गया है। अब ये 2 पेपर की जगह 10 पेपर भी ले सकती थी एचपीएससी। तो फिर ये अपना हाई कोर्ट का जस्टिस बराड़ क्या कहते हैं कि इससे तो अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बात है अप्रोप्रिएटनेस की, कि क्या एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मायने ये रखता है कि वो बढ़िया रिसर्च करे, पेपर पब्लिश करे और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारे पास एक सस्टेंड परफॉर्मेंस हो, उसको भी कंसीडर किया जाए उसकी इवैल्यूएशन के अंदर, या सिर्फ हम एक एंट्री लेवल टेस्ट डाल दें और कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम डाल दें जो हाईली सब्जेक्टिव होगा और उसी से डिसाइड कर दें कि 87.5% उसको वेटेज दे दें और फिर उसी को हम राइगोरस क्वालिफिकेशन का भी दर्जा दें। तो इस बात के ऊपर काफ़ी बहस होगी और मैं बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी पार्टी की तरफ से हो, मैं बिल्कुल बीच में खड़ा होकर के बात करूँ तो ये पॉइंट ऐसा है कि काफ़ी इसके ऊपर बहस होगी और सोचने की इसको आवश्यकता पड़ेगी। कोर्ट ने जो राइगोरस क्वालिफिकेशंस माना है इस सब्जेक्टिव टेस्ट को और प्री को, तो ये फिर एक जो क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिए चाहिए हैं, तो हर एक चीज़ को हटा करके फिर वहाँ पे हम कुछ भी अप्रोप्रिएट मेथड की बजाय कोई भी 2 की जगह 10 टेस्ट भी हम अगर रख दें तो क्या वो उसको रिप्लेस कर देगा या उसकी जगह पर वो फिट बैठ जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे पॉइंट नंबर 17 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे भी द स्टेट जज की ही है ये हमारे पास, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मॉडिफाइड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस टू ऐड एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, कि यूजीसी की रेगुलेशंस के अंदर हमने एडिशन किया है स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को डाल करके। और यूजीसी की जो हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, ना कि अपर लिमिट है। वो फ्लोर टेस्ट है, ना कि आपके पास कि अपर लिमिट को डिसाइड करता है वो, ठीक है। तो रेगुलेशंस ऑफ 2018 ओनली प्रिस्क्राइब minimum standards that to be required to be satisfied in order to recruit teachers in higher education. UGC regulations seek to provide a mandatory baseline, absence of which would leave students vulnerable to unqualified faculty and standard education. बिल्कुल ठीक बात है, कोर्ट ये मेंटेन करता है यहाँ पे दोबारा से कि क्योंकि यूजीसी की रेगुलेशंस 2018 की, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 19 के अंदर जो जज है दोबारा से उसी बात को पॉइंट आउट करता है कि जो ये मल्टी लेयर प्रोसेस बनाया है हमारे पास एचपीएससी ने, इससे तो मल्टी लेयर प्रोसेस है ये, ठीक है। और रेगुलेशंस को एक एक्स्ट्रा राइगोरस वही प्रोवाइड करा इसने, ठीक है, मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। पॉइंट नंबर 22 में हमारे पास दोबारा से उसी चीज़ को लेकर के आता है कोर्ट, द मल्टी टायर्ड स्क्रूटनी एनविसाइज्ड बाय रिस्पोंडेंट एचपीएससी merely amounts to making the selection process more rigorous while maintaining minimum benchmark provided in the UGC regulations। की जो 2 पेपर इसने लिए हैं स्क्रीनिंग का और सब्जेक्टिव का, उसने तो सिलेक्शन प्रोसेस को राइगोरस बनाया है, ठीक है। यूजीसी रेगुलेशंस के अंदर एडिशन है वो मिनिमम बेंचमार्क को रखे गए हैं। अब ये बात हमें ध्यान से देखनी है यहाँ पे। सिंस द इम्पंक्ड एडवर्टाइजमेंट इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ इंटरव्यू पैनल, एचपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया कि जो इंटरव्यू का पैनल है वो कैसे कंस्टिट्यूट होगा और उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। एंड द वेट इज गिवन टू द एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर कोर्ट इस बात को एडमिट करता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कहीं पर भी इंटरव्यू पैनल की कंपोजिशन का जिक्र नहीं है, वो किस प्रकार से होगा, उसके लिए क्या रेगुलेशन होंगे। दूसरा, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को वेटेज क्या होगी कैंडिडेट की, तो इसके बाद खुद भी एज्यूम करता है कोर्ट जाएगी जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है उसके अगेंस्ट 2 या 3 अलग से कोई टायर रख दे एब्सर्ड से, और इस बात को फिर हम कह दें कि मल्टी टायर्ड स्क्रूटनी हमने तो इंट्रोड्यूस कर दी है, बजाय कि अप्रोप्रिएट मेथड पे हम रहें और कुछ भी जो डिमांड है पोस्ट की उससे भटके ना। और अगली बात इसी में, मोर एवर इट इज नॉट द केस ऑफ द पिटिशनर दैट द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन द इम्पंक्ड एडवर्टाइजमेंट डाइल्यूट्स द स्टैंडर्ड सेट बाय यूजीसी रेगुलेशंस, नोर हैज बीन आर्ग्यूड दैट प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर डज नॉट बेयर एनी रैशनल नेक्सस विद ऑब्जेक्ट टू सो टू अचीव। यहाँ पे दोबारा से फिर एडवोकेट की वो दिक्कत है
कि कोर्ट इस बात को कहता है कि पटिशनर को तो इस बात से इशू है नहीं कि जो क्राइटेरिया है उसके अंदर कोई दिक्कत है, या जो क्रेडेंशियल्स एकेडमिक उनको वेटेज नहीं दी गई। वो तो यूजीसी रेगुलेशंस की बात करें कि जो स्टैंडर्ड सेट करेगा यूजीसी के, उसके अनुसार हो। और आगे कोर्ट इसमें बात करता है कि जो एप्लीकेंट्स वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होते हैं, तो मीनिंगफुल सीधा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करना तो मीनिंगफुल नहीं होगा, क्वालिटी इंटरव्यू नहीं हो पाएंगे 3 लोगों के लिए। और इसी बारे में फिर अलग अलग केसेस का हवाला देते हैं ये। हालांकि एपीआई से शॉर्टलिस्ट हो सकते थे पहले, उस बारे में कोर्ट ने साइलेंट रहा यहाँ पे। इस पैरा में कोर्ट ने बात करी इंटरव्यू की क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे सेटिस्फैक्ट्री वाइवा, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का वो कैसे क्या होगा, वो सब चीज़ें हैं जो बाकी के जो रिस्पोंडेंट ने रखी होंगी। एसपीसी के वकील ने 50 तरह के केस पुराने, कुछ एक मिलते जुलते हैं, कुछ एक इससे ना मिलते जुलते, तो उनको कोर्ट किया है सिंपली जज ने। तो ये जो ये इलाहाबाद का है ये किस प्रकार से रिक्रूटिंग अथॉरिटीज़ नॉर्म्स को अपने तरीके से कर सकती हैं थोड़ा डाइल्यूट, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को वो मेंटेन रखें। तो मतलब कोर्ट की जो जजमेंट है, कोर्ट का जो मन बना लिया था जजमेंट देने का, उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं अलग अलग जो रिस्पोंडेंट ने बातें बताई उसको रख करके। 25वां नंबर पॉइंट है, अकॉर्डिंगली थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आर आंसर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कंडक्टिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट डज नॉट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस। State government is empowered to prescribe higher, more rigorous qualifications than those provided in the UGC regulations, so long as the criteria provided in the latter is not diluted। तो जो कोर्ट ने यहाँ पर पूरी तरीके से चीज़ों को माना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट लेना या फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेना यूजीसी रेगुलेशंस को वॉलेट नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब हायर मोर राइगोरस क्वालिफिकेशन। अब हायर और ज़्यादा राइगोरस इशू क्रिएट करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा हायर राइगोरस मानते हो देन दोज प्रोवाइड इन द यूजीसी रेगुलेशंस। की यूजीसी रेगुलेशंस के अंदर अगर आपको एकेडमिक क्रेडेंशियल्स दिए जा रहे हैं, अगर आपकी रिसर्च आपने कोई पेपर पब्लिश किए हैं स्कोपस के अंदर कहीं पर भी, अगर वो जेन्युइन चीज़ें हम बात करते हैं। अब वैसे तो हर एक चीज़ के ऊपर लोगों के कई ओपिनियन हो सकते हैं। तो अगर रिसर्च का पर्पज़ है, अगर हायर एजुकेशन के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, तो बेसिक बात है कि उसकी कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर्स का जो सोशल साइंस के प्रोफेसर्स हैं, चाहे फिजिकल साइंसेस के अंदर हैं, तो रिसर्च एसोसिएट रहेंगे ही प्रोफेसर्स। कोई स्कूल के तो ये टीचर है नहीं कि प्रोफेसर ही है तो कुछ ना कुछ तो एडवांसमेंट करेगा ना साइंस में या सोशल साइंस में वो लोगों की। जब उसके रिसर्च के क्रेडेंशियल्स को ही इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है और किसी एक स्क्रीनिंग को, एक सब्जेक्टिव पेपर को ही ये कोर्ट ने ज़्यादा राइगोरस क्वालिफिकेशन माना है एंड नेगलेक्टिंग दीज एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, तो वो बहस का विषय है कि क्या इसको माना जाएगा नहीं माना जाएगा। कंक्लूजन में कोर्ट पिटिशनर को रिजेक्ट करता, डिसमिस कर देता है इसकी पिटिशन को, और इसको यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है। देखते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन इसने कोर्ट ने उठाए हैं यहाँ पे, जिनको कि ये चीफ जस्टिस की इसमें भेजेंगे और ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट की हो सकता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए बने इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, लेकिन क्वेश्चंस का जो एजेंडा है उसको भी देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ये एम्पावर है कि हायर क्वालिफिकेशन ऐड कर दे। वो बात वही आ गई। अब क्या ये जो हायर क्वालिफिकेशन की बात करी, क्या वास्तव में हायर है या लोअर है, अब इसको डिसाइड कौन करें। ठीक है, तो अगली चीज़ ने क्या पूछी है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट यूजीसी। कमीशन की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी यूजीसी डालता है, क्यों क्या स्टेट गवर्नमेंट ये बाउंड है कि उसको माना ही माने लीगली। तो ये सब दो चीज़ें हैं इसमें हरप्रीत सिंह बराड़ जज साहब ने डाली हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास कि भाई इसके ऊपर ज़्यादा विचार करें और आप। तो लेकिन देखो, अगर बातचीत होगी और अगर बाकी भी अब चीज़ें निकल करके आएंगी तो डिस्कस होंगी इन चीज़ों के ऊपर। तो ओवरऑल ये केस अभी तक मेरे हिसाब से, क्योंकि सामान्य बुद्धि हर एक में है और जो बातें मैंने बताई हैं ये आगे भी ये कंटेंशियस इशू रहेगा इनके ऊपर। देखते हैं किस तरीके से क्या इसमें रहता है। धन्यवाद।